नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। उत्तर प्रदेश की सियासत देश की किस्मत तय करती है और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव इन दिनों एक ऐसा चेहरा बने हुए हैं जो राज्य की राजनीति से ऊपर राष्ट्रीय राजनीति में अपनी पहचान बनाने की कोशिशें कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने 2027 की तैयारी शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं और योगी आदित्यनाथ की सरकार को चुनौती देने की कोशिशों में है अखिलेश यादव। पीडीए का नारा उन्होंने बहुत लोकसभा चुनाव में दिया था और इस बार विधानसभा चुनाव से पहले और बहुत पहले चुनावों की तैयारियां एक दशक था, एक समय था जब 6 महीने 4 महीने पहले हुआ करती थी। लेकिन अब चुनावों की तैयारियां 5 साल होती हैं। नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने यह सिखाया तो दूसरे राजनीतिक दल भी इस पर अमल कर रहे हैं। यही वजह है कि अब अखिलेश यादव 2027 की तैयारी में जुट गए हैं। समझने की कोशिश कर रहे हैं हमारे खास मेहमानों के साथ कि आखिर 2027 के चुनाव को लेकर जो गठबंधन, इंडिया गठबंधन है, जो एक्शन में आया है, पीडीए का जो नारा है, उससे क्या कुछ हासिल होने वाला है। अखिलेश यादव पीडीए पर चर्चा कार्यक्रम से यूपी में अखिलेश यादव को कितना फायदा होगा? क्या 2027 के चुनाव में पीडीए का फॉर्मूला एनडीए की रणनीति का काट बन पाएगा? हमारे साथ पल्लवी सिंह है, बीजेपी की प्रवक्ता, चंचल यादव समाजवादी पार्टी से, डॉक्टर सुधा मिश्रा कांग्रेस से और नावेश चिकोची वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सबके साथ इस चर्चा को शुरू करें उससे पहले इस विषय पर जो कुछ कहा गया है वो भी हम आपको सुनाएंगे कि दरअसल राजनीति क्या हो रही है। क्या 2027 चुनाव को लेकर अभी से एक्शन में आ गया है इंडिया गठबंधन? सवाल ये है। सवाल ये भी कि ये जो तैयारी 4 साल 5 साल पहले, पूरे 5 साल चुनावी माहौल में रहने की जो नसीहत या सीख या जो एक तरह से प्रशिक्षण बीजेपी ने दिया है, उस पर दूसरे लोगों ने अमल करना ठीक से शुरू कर दिया है। अखिलेश यादव तो उसी रास्ते पर नजर आ रहे हैं। पल्लवी सिंह, प्रवक्ता बीजेपी की, 2027 चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन का एक्शन में आना और आपके यहाँ पर योगी आदित्यनाथ और दूसरे गुट और संघ के बीच टकराव की स्थिति पैदा होना, क्या महसूस कर रही हैं पल्लवी जी? परेशानी बढ़ सकती है? देखिए, आपने जैसे कहा एनडी गठबंधन, ये गठबंधन तो बना था लोकसभा इलेक्शन के समय, पर अब इस समय कोई गठबंधन नहीं है। आप जिस तरीके से देख रहे हैं, सब अलग अलग दिशा में जा रहे हैं। संसद के समय हो या किसी भी एक मुद्दे पे कभी भी कहीं साथ नहीं है। विधानसभा में भी सब अलग ही थे। तो एनडीए गठबंधन जैसी चीज तो अब रह नहीं गई। और हाँ, यदि आप भारतीय जनता पार्टी एनडीए परिवार की बात कर रहे हैं, बिल्कुल हम एक डायरेक्शन में चल रहे हैं। 2027 जो इलेक्शन आने वाले हैं उस पे पूरी तरीके से फोकस कर रहे हैं, क्योंकि लोकसभा इलेक्शंस में हमारी कुछ सीटें कम आई थी। उसके बाद आपने देखा कि किस तरीके से हमने उसको कवर अप किया है। जो उपचुनाव हुए थे विधानसभा के, या इसके अलावा भी आपने यदि पूरे देश की बात की जाए तो भी हरियाणा में इलेक्शंस हुए, महाराष्ट्र में इलेक्शन हुए। तो सारे इलेक्शंस में उन चीजों को, जो भी जनता के बीच में जो भी हमारी तरफ से कमियां रह गई होंगी या त्रुटियां रह गई होंगी या संवाद ठीक से नहीं हो पाया होगा, हम उसको जो कमी को जो है ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं और उसी में लगातार लगे हुए हैं। तो पूरी तरीके से हमारा ध्यान ये है, हम किस तरीके से अपना जनता के साथ सामंजस्य बिठाते हैं, हम उनको अपनी योजनाओं तक कैसे पहुंचाते हैं, उनको अपनी बात कैसे समझाते हैं, उनकी जो परेशानियां उनको कैसे दूर करते हैं, उसमें हम लगे हुए हैं। और हमारा डायरेक्शन और सब कुछ क्लियर है, कोई मनमुटाव कुछ भी नहीं है, सारी चीजें क्लियर है और हम एक डायरेक्शन में चल रहे हैं। और आगे अभी यदि उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो हमारे लिए जो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है जो आगे है वो 2027 के इलेक्शंस हैं, जिसमें हम मिलके काम कर रहे हैं और बिल्कुल हम बहुत अच्छे रिजल्ट्स के साथ आगे आने वाले हैं, जिस तरीके से उपचुनाव में आपने देखा अभी। जी, चंचल कुमार जी। जी, चंचल कुमार जी, अखिलेश यादव की जो इस पूरे मुद्दे पर सोच है वो लगभग स्पष्ट है। ये स्पष्टता जनता तक ले जाने के लिए और जनता के बीच जो कुछ चल रहा है उनके सोच विचार में, जो कि पल्लवी सिंह जी कह रही हैं कि सब कुछ जनता के जहन में साफ है, अखिलेश यादव को भी लगता है और पल्लवी सिंह जी को भी लगता है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों अपने अपने हिसाब से चल रहे हैं, लेकिन वाकई में 2027 की तैयारी का समय समाजवादी पार्टी के लिए आ गया है।
देखिए मीना जी, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करता हूँ आपका और आपके चैनल का, और आपके सभी पैनलिस्ट को मेरा प्रणाम, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, एक जो मेन बात है, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके की राजनीति करती आई है, उसकी काट ही है पीडीए। क्योंकि इन्होंने, अगर आपने, मैं थोड़ा सा बैक में चलूंगा, 1989 का जो दौर था, जब मंडल कमीशन की सिफारिशें पूरे देश में लागू हो रही थी, पिछड़ा वर्ग को जो है उनको अधिकार हक मिल रहा था, तो यही बीजेपी के लोगों ने पूरे देश में सांप्रदायिक दंगे कराए, कमंडल यात्रा निकाली, आपको याद होगा, और पूरे देश में इन लोगों ने सुनियोजित तरीके से पूरे देश को सांप्रदायिक दंगों में झोंकने का काम किया। उसी की तर्ज पे आप देखिए, आज उत्तर प्रदेश में अगर आप देखें, आज यूपी में जब पीडीए की सफलतापूर्वक 2024 में जब हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक नारा दिया कि भाई ये लड़ाई हक हुकूक की लड़ाई है, और हम जो है पिछड़े दलितों, अल्पसंख्यकों और जो जनरल में पीड़ित लोग हैं, पत्रकार बंधु जो हमारी, उनकी जो आज उनके लब आजाद नहीं है, जो मीडिया पर पा रहा है, उन सबकी लड़ाई को लेकर के हमारे नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक नारा दिया पीडीए का, और उस पीडीए में सफलता 2024 की मिली। और ये जगजाहिर है, ये पल्लवी जी भी जानती हैं और हम सब भी जानते हैं। और आपने देखा होगा जिस तरीके से बीजेपी को ये मालूम चल गया कि भैया पीडीए के पास जो है, आप इवन कि उस हवा में, अगर आपने एक चीज देखा होगा, उस हवा में मोदी जी हारते हारते बचे, ऑलरेडी राजनाथ सिंह जी किस तरीके से अपनी इज्जत बचाई, 50-51 जीते। इसके अलावा आपने देखा होगा अयोध्या जैसी सीटें हार गई ये लोग। तो मैं एक बात आपसे बड़ी ईमानदारी से कहना चाहता हूं, उसकी काट में इन्होंने क्या किया कि पूरे प्रदेश को आज ये मणिपुर बनाना चाहते हैं, ये दंगों में झोंकना चाहते हैं। आप बताओ, संभल से लेकर के इन्होंने जो है जिस तरीके से बहराइच से लेकर दंगा भड़काने का काम किया, ये सबके सामने जग जाहिर हो चुका है। लेकिन जनता बहुत समझदार है मीना जी, आप विश्वास नहीं करोगे, मैं लोहिया प्रतिदिन जाता हूं, लोहिया पीजीआई केजीएमसी में लोग इलाज कराता हूं। आप कभी मेरे अगर मेरे सोशल हैंडल पे जाओगे तो आपको मालूम हो जाएगा, ऐसा कोई दिन नहीं है जहां प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में लोगों को बेड ना मिलने के लोग मर रहे हैं प्रतिदिन। आपके चैनल वाले भी पहुंचते होंगे, देखते होंगे। और आज ये सरकार के पास बताने को कुछ नहीं है। हम लोग लड़ाई इस बात की लड़ रहे हैं कि भाई पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आपने देखा किस तरीके से 69,000 शिक्षक भर्ती में बेईमानी करी इन आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने। और आप एनएफएस के माध्यम से, एक मैं छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूं आपको, अभी दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी सब्जेक्ट के लिए एसोसिएट प्रोफेसर की नियुक्तियां जो है हो रही थी। और आपको सुनकर क्या आश्चर्य होगा कि हमारे देश को आजाद हुए 75 वर्ष हो गए, और 75 साल के बाद भी अभी हमें हिंदी भाषा में एनएफएस कर दिया जाता है कि पिछड़े समाज के लोग जो है सुयोग टीचर नहीं है, सुयोग प्रोफेसर नहीं है, उन्हें एनएफएस करके हटा दिया जाता है। आप कल्पना कर सकते हो कि हमारी मातृभाषा हिंदी है, उस मातृभाषा में हमें प्रोफेसर नहीं दे रहे, मतलब मिल पा रहे हैं। ये कौन कहता है? ये इनकी सरकार, फिरका परस्ती जो सरकार इनकी है। तो ये बहुत सारे सवाल हैं, ये लड़ाई हम लोग उनकी लड़ रहे हैं, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, और आप सबकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। और आने वाले समय में आप देखेंगे जो हमारी रणनीति है, हम लोग घर घर तक माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के संदेश को, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और श्रद्धेय लोहिया जी के संदेश को, जयप्रकाश नारायण जी के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। और इनकी जो ध्रुवीकरण की राजनीति है, जो बांटो और राज करो की नीति पर काम करते हैं, ये आप सोचो, ये ऐसी सरकार है जो चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, ऐसा कौन सा तबका है जो परेशान नहीं है। आप सोचिए कि इन्होंने चौधरी साहब को जो भारत रत्न दिया, लेकिन आप सोचिए अभी चंद दिनों पहले की बात है, 750 किसानों ने शहादत दी, और आज जो हमारा किसान बॉर्डर पे पड़ा हुआ है, उनको दिल्ली में घुसने की आजादी नहीं। जी डॉक्टर सुधा मिश्रा, इस लेवल पे ये बीजेपी के लोग काम कर रहे हैं। मिलकर पीडीए का नारा समाजवादी की पार्टी के साथ साथ कांग्रेस चलाएगी उत्तर प्रदेश में। जी आप सभी को नमस्कार। टॉपिक जो आपने रखा है मीना जी, जाहिर सी बात है, जब चीजें आपके हाथ में ना हो और ऐसी सत्ता हो जो सबको कुचल के सिर्फ तानाशाही करना जानती हो, और उसको न तथ्यों की जानकारी हो न तथ्यों को जानना चाहे, वो सिर्फ झूठ के प्रोपेगेंडा पे अपना सब कुछ चला रही हो, और धर्मांधता और जो मानसिक दिवालियापन है जिस तरह समाज में फैला हुआ है। कल मैं लखनऊ में थी और शाम के वक्त जो मैंने दृश्य देखा अपने लखनऊ में, जो लखनऊ हमारा गंगा जमुनी तहजीब के लिए जाना जाता है, जहां पे ऐसी चीजें हो रही हैं। जब हम बात करते हैं कि भारत बहुत विकसित हो रहा है, हम अपने बच्चों को शिक्षा, रोजगार, चिकित्सा, जहां से हम उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो हमारे भविष्य की धुरी है, उन बच्चों में हम किस तरह की नकारात्मक एनर्जी डाल रहे हैं। मैंने देखा कि त्योहार, धर्म
पता नहीं, हम लोग तो आप जानती हैं पूरे विश्व में कितने लोग हैं, कितने मतावलंबी होंगे, एक घर में अनेक विचारों के लोग होते हैं। तो यहाँ धर्म की बात की जाए तो अनेक धर्मों के लोग होंगे। इन्होंने धर्म के मामले में जिस तरह से विषाक्त कर दिया है माहौल, जो विषाक्त माहौल किया है, उसका मुझे एक देखने का जो कल मिला, मुझे इतना तकलीफ हुआ कि बचपन में हम लोग 25 तारीख का इंतजार करते थे, अपनी होली और दीपावली का इंतजार करते थे, ईद, ईदगाह पे ईद होगी, उस पे मिठाइयां बनेंगी, जलेबी खाने का इंतजार करते थे। ऐसे देश में, ऐसे उत्तर प्रदेश में जो माहौल खराब किया गया, उस माहौल में मैंने देखा कि गंज में लोग राम और कृष्ण की भजन करते। करना चाहिए, रोज करिए, अपने धर्म को खूब फैलाइए, मैं फैलाऊं, मीना जी फैलाएं, नवेद जी फैलाएं, चंचल जी और हमारी पल्लवी बहन भी फैलाएं, लेकिन किसी के त्योहार के सामने फैलाएं। अरे अपने धर्म का प्रचार करो, किसने मना किया है? लेकिन इतनी विषाक्तता कि सामने वाला अपने धर्म में एक दिन 25 दिसंबर को मनाया जा रहा है, उसमें बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये ना बर्दाश्त करना जो हमारे देश में पैदा हो रहा है, लोगों में एनर्जी, वो इतनी खतरनाक है, जिसमें एक रहना बहुत जरूरी है। हमारी पल्लवी बहन ने कहा कि हम एक नहीं है, ये लोग भविष्यवक्ता भी हैं, सारी इंफॉर्मेशन सब कुछ इनके पास होती है, और ऐसे भविष्यवक्ता है जिनको आज पता ही नहीं है। अरे कम से कम वर्तमान की परिस्थितियों पे आप लोग सजग रहिए, इस देश को बेहतर करने का प्रयास करिए। अगर आप बेहतर करेंगे तो चाहे चंचल भाई हो चाहे मैं हूं, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसका मतलब आपके पास कोई सकारात्मक एनर्जी नहीं है, आप नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ा रहे हैं, और हमें उस नकारात्मक ऊर्जा को हटाने के लिए एक साथ होना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों के साथ लड़ने के लिए एकता बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लोगों ने विषाक्त कर दिया है। नकारात्मकता और सकारात्मकता सब अपने अपने हिसाब से तय करते हैं, और सबको खुद सकारात्मक लगते हैं और सामने वाले नकारात्मक नजर आते हैं। अब सवाल ये नावेश शिको जी कि उत्तर प्रदेश की जनता के सामने बड़ी असमंजस की स्थिति है, किसको सकारात्मक कहे और किसको नकारात्मक। इंडिया गठबंधन ने जिस तरह से पीडीए के नाम पर सकारात्मक अप्रोच की बात यहाँ पर डॉक्टर सुधा मिश्रा और चंचल कुमार जी ने की है, पल्लवी सिंह जी के सकारात्मक रवैये के सामने क्या ये एक चुनौती बन पाएगा 2027 में? देखिए, विपक्ष की राजनीति उत्तर प्रदेश में जो अखिलेश यादव जी ने लकीर खींची है वो पीडीए की है, जिसमें उनको किसी हद तक सफलता भी मिली है। समाज का एक बड़ा वर्ग जिसको वो तवज्जो देना चाहते हैं, जिनको हक दिलाना चाहते हैं, जिनके अधिकारों को दिलाना चाहते हैं, उस लाइन पे उनकी राजनीति चल रही है। और उनके लिए ये अच्छी बात है कि उनके गठबंधन के जो कांग्रेस साथी है उसने भी पीडीए के उन मुद्दे को ही आगे बढ़ाया है राष्ट्रीय परिवेश में, चाहे डॉक्टर अंबेडकर की बात हो, उनके सम्मान की बात हो, चाहे संविधान की बात हो, चाहे जाति जनगणना की बात हो। और मैं तो उससे जोड़ना चाहता हूं अंबानी मुद्दे को भी, पीडीए से ही जुड़ा हुआ मुद्दा है, जिस बात को शायद समाजवादी पार्टी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है और उसका खुल के समर्थन नहीं कर पा रही है। राहुल गांधी की मंशा जो है, जो मैंने उनके वक्तव्य सुने हैं, कि बात सिर्फ इस बात की है कि अडानी एक बड़े पूंजीपति हैं और इस बात में उनका सम्मान करना चाहिए कि देश की, कि वो बड़े पूंजीपति है। ऑब्जेक्शनेबल बात ये नहीं है, बात यह है कि निजीकरण का वो एक केंद्र बन गए हैं, और निजीकरण सीधा उन लोगों का हक छीनता है जिनका, जो समाज, चाहे वो दलित समाज हो चाहे पिछड़ा समाज हो, जिनका एक सहारा है आरक्षण, और आरक्षण सिर्फ सरकारी नौकरियों में ही मिलता है। जब सारे सेक्शंस प्राइवेट हो जाएंगे, निजीकरण हो जाएंगे और एक पूंजीपति को दे दिए जाएंगे, तो आरक्षण किसको मिलेगा? वो दलित समाज वंचित रह जाएगा ना, पिछड़ा समाज वंचित रह जाएगा, जिसका एक बाबा साहब अंबेडकर ने जो एक सहारा दिया संविधान में, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज आरक्षण ही कम से कम दबे कुचलों और हाशिए पर समाज जो भी है उसको उनका हक दिलाएगा। तो ये सारा पूरा कोलाज जो है ये पीडीए पर केंद्रित है, और पीडीए अखिलेश यादव का पैदा किया हुआ पॉलिटिकल कंसेप्ट है, जिसको संसद से लेकर सड़क तक राहुल गांधी जी आगे उठा रहे हैं। मुझे लगता है कि इस वक्त की जो लड़ाई का आपने जिक्र किया, खासतौर से उत्तर प्रदेश में जहां पीडीए विपक्ष का बड़ा हथियार है, वहां पर डिपेंड ये करता है कि 2 साल बहुत ज्यादा नहीं होते हैं किसी भी चुनावी तैयारी के लिए, खासतौर से उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट में 2 साल बहुत ज्यादा नहीं होते। और 2 साल चाहे भारतीय जनता पार्टी का एनडीए, चाहे पीडीए और इंडिया गठबंधन, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, जो मेहनत कर ले जाएगा वो जीत की तरफ बढ़ेगा, क्योंकि दोनों की बराबर की लगभग ताकतें हैं इस वक्त, खासतौर से उत्तर प्रदेश में।
इस वक्त देखिए सबसे बड़ी बात तो यह है कि कौन आगे बढ़ेगा। जो मेरा आकलन है या आम जन का आकलन है, दो परिवार हैं, एक एनडीए परिवार यानी भारतीय जनता पार्टी और उसके साथी, वो अपने साथियों को कितना करीब रख पाती है, कितना अच्छा रिश्ता स्थापित कर पाती है, चाहे उसमें कुशवाहा हो, चाहे निषाद हो, चाहे उसमें पटेल हो, वो अपने सहयोगियों को कितना अच्छा सहज के रख पाते हैं, या नीतीश कुमार के साथ वो कितने दिन तक रिश्ता बना पाते हैं, या नायडू के साथ उनका कितने दिन तक रिश्ता बन पाता है, या भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो कहा जाता है कि दो ताकतें हैं, वो कितनी आपसी सामंजस्य में रहती है, या अब इस संघ और भाजपा के बीच कितना अच्छा रिश्ता स्थापित हो जाता है, या जो तलखी है उसको दूर किया जा सकता है। ये सारा डैमेज कंट्रोल एनडीए यानी बीजेपी पे डिपेंड करता है। बीजेपी के पास 3 टारगेट है, संघ को अपने साथ में एक विश्वास के साथ रखना, अपने एनडीए के साथियों को अपने साथ में रखना, और भारतीय जनता पार्टी की जो दो कहा जाता है, कथित तौर से मैं कह रहा हूं कि एक योगी की अलग ताकत है और मोदी और अमित शाह की अलग ताकत है। क्या सचमुच ऐसा ना हो और आपस में मेल मोहब्बत और आपसी सामंजस्य बना रहे? ये बना ले जाते हैं, एनडीए के साथी बना के आपके सहयोगियों को अपने साथ में एक रिश्ता बना के रखते हैं, या फिर वो जो एक सिलसिला शुरू हुआ है संघ के साथ में, संघ की नाफरमानी करना, यानी संघ की बात को भी उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी अगर नहीं मान रही है और ये सिलसिला कड़वाहट की तरफ बढ़ता है, तो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में खासतौर से कमजोर हो जाएगी। दूसरी तरफ कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी का रिश्ता कितने दिन तक चल पाएगा? किस तरीके से दोनों मिलकर पीडीए की रक्षा कर पाएंगे? किस तरह से दोनों की केमिस्ट्री बन पाएगी? और दोनों दल जिनके मन में जरूर होगा, कांग्रेस चाहती होगी अगर हम अखिलेश यादव के लिए पूरा मैदान छोड़ देते हैं और बार बार कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो हमारा भविष्य जो है उत्तर प्रदेश में अगर उज्जवल नहीं हुआ तो देश में नहीं होगा। या समाजवादी पार्टी अगर अपना निजी स्वार्थ सोचती है कि अगर हमने कांग्रेस को ज्यादा स्पेस दे दी, उसको ज्यादा सीट्स देनी पड़ी, वो सफलता की तरफ बढ़ी तो हमारा अस्तित्व खत्म। ये स्वार्थ कम से कम वक्ती तौर से इसको त्याग के, और जो उनकी मंशा बार बार भाजपा के समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेता करते हैं, हमारा पहला लक्ष्य है कि सत्ता परिवर्तन, भारतीय जनता पार्टी को चोट पहुंचाना और अपनी सत्ता बनाना। अगर इस लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं, इनके बीच मन मोटाव नहीं होता है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में, तो मैं समझता हूं कि ये भारी पड़ सकते हैं, क्योंकि पीडीए के मुद्दे लगातार आगे बढ़ रहे हैं। दोनों अगर मिलजुल के और बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ इन मुद्दों को, सबसे बड़ी बात है कि इससे बयानबाजी से नहीं होगा, आपको दलित समाज चाहिए ना। आप ग्राउंड पर कितना काम कर रहे हो? अखिलेश यादव जी के पास और राहुल गांधी जी के पास में सिर्फ 1-2 ही मुद्दों का जिक्र वो करते हैं, जबकि ये बहुत बड़ा प्रदेश है। उनका कितना रिसर्च वर्क हुआ, जैसे केजरीवाल करते हैं, वो नहीं कर रहे हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, केजरीवाल ने एक लिस्ट जारी की और उन्होंने कहा कि किस तरह से हमारे वोट काटे गए, लेकिन अखिलेश यादव जी ने ये बार बार कहा, कांग्रेस ने भी कहा कि हमारे वोटरों का नाम काट दिया गया, उनको वोट डालने नहीं दिया उत्तर प्रदेश की पुलिस ने। क्या उन्होंने कोई ऐसी सूची बनाई है? बहुत बड़ा कैडर है, बहुत बड़ा उनका एक साम्राज्य है, बहुत बड़ा उनका संगठन है। अगर वो चाहते तो उन विधानसभा क्षेत्रों में एक सर्वे कराते और बताते कि इस विधानसभा में 40,000 लोगों को वोट नहीं डालने दिया, वो एफिडेविट दे रहे हैं, वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं, इस विधानसभा में इतने लोगों को पुलिस ने रोक लिया। ये रिसर्च वर्क आप करो। आप दलित समाज में गली कूचों में जाओ, कौन दलित समाज? आप सिर्फ 1-2 जगह पर जाते हो और उनका जिक्र करते हो, जबकि ये बात बहुत बड़ा समाज है। हो सकता है हमारा कोई दलित भाई कहीं ना कहीं पीड़ित हो सकता है कि कोई कहीं रेप का शिकार हुआ, लेकिन उसको पुलिस नहीं सुन रही है। अगर मिलजुल के दोनों कांग्रेस राजनीति से बचने की जरूरत भी है। नावेद जी, आपकी बात से जो मुझे समझ में आ रहा है कि सिर्फ राजनीति करने के लिए, चाहे वो दलित हो, चाहे वो पीडीए से जुड़े हुए तमाम दूसरे लोग हों। मैडम 10 सेकंड में जरा नावेद जी को कुछ करेक्ट कर दूं, क्योंकि कुछ चीजें मिस कर दिया इन्होंने, और मैं चाहता हूं कम से कम आपके चैनल के माध्यम चीजें सही पहुंचे लोगों के पास। तो नावेद सर, आपने जिक्र किया कि एक बहुत बड़ा अपना सिस्टम है। निश्चित तौर से आपको याद होगा 2022 का जो चुनाव चल रहा था, तो 2022 में समाजवादी पार्टी के लोगों का वोट काटा गया। इस पर जब ये बाकायदा हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और बाकायदा चुनाव आयोग को घेरे में लिया और बाकायदा चैलेंज किया, तो चुनाव आयोग ने तकरीबन 5-6 महीने बाद चुनाव आयोग ने लिस्ट जारी करी कि आप हमें सबूत दीजिए। और आपको पता है एक विधानसभा में 15 हजार वोट कटने के सबूत दिए गए। हम लोगों ने बाकायदा एफिडेविट दिया, और अभी तक ये चुनाव आयोग जो मूक दर्शक बना बैठा है, अभी तक कोई जवाब नहीं दे पाया ये।
और पता है सबसे बड़ी बात है जो नावेद जी आपने बात कही, मैं आपकी बात से एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन बहुत सारी चीजें जो आप बोल देते हो कि नहीं कांग्रेस और सपा के लोग जो है वो चीजें नहीं रख पा रहे हैं, मेहनत नहीं कर पा रहे हैं, हम लोगों ने बकायदा विद प्रूफ और एक वोटर का डेटा दिया कि ये वोटर जो है इसके पहले वोट में था, इसकी पहले लिस्ट में, इस लिस्ट से हटा दिया गया। और आपको पता बेईमानी कैसे करती हैं लोग, पता है ये जब अंतिम जो सूची जारी होती है वोट देने के 2-4 दिन पहले, वो उसी लिस्ट में बेईमानी करती हैं लोग। जो लिस्ट पहले जो है 20-25 दिन 1 महीने पहले मिलती है कार्यकर्ताओं को कि भाई ये आपका बूथ पे इतने लोग वोटर्स हैं, हम लोग तो भाई सोच ले चलो हमारे यहाँ इतने लोग वोटर्स हैं, ये लोग वोट डालेंगे। अब बीजेपी ने क्या किया कि उन जो लिस्ट एक अलग से बना रखी इन लोगों ने, ऐन वक्त पे जब जो है हमारा वोट डालने जाता है नौजवान, तो पता चला कि भैया आप तो वोट से गायब हो। उसके हम लोगों ने बाकायदा एफिडेविट दिए, लेकिन इन भाजपाइयों को शर्म ही नहीं आती है। आपको पता इतनी बड़ी बेईमानी करने पे। और आप तो मीना जी सोचिए, एक बात सुनकर के आपको आश्चर्य होगा कि मैं देख रहा हूं देश में क्या चल रहा है। अभी एक इनके पार्टी के पूर्व सांसद हैं दिल्ली में, सरेआम बताओ पैसे बांट रहे हैं, और चोरी भी, सीना चोरी भी। आप बताओ 1100 रुपए बांट रहा है बंदा और कह रहा है ये तो मैं जो मदद कर रहा हूं लोगों की। अरे भाई तुम्हारी ईडी कहाँ है बताइए पल्लवी जी? अरे कुछ तो नैतिकता बची होगी हल्की फुल्की, या सब खा गए एकदम भाजपाइयों। आप मैं पूछना चाहता हूं, आप बताओ कम से कम नावेद भाई सुबह से जो 1100 रुपए बट रहे हैं, ना जाने कितने दिन से बट रहे हैं। आप इमेजिन करो क्या प्रवेश वर्मा हिसाब दे पाएंगे? और कहां है बाबा, कहां है मोदी जी की ईडी, कहां है आदरणीय अमित शाह जी, कहां इनका गृह मंत्रालय, कहां हमारी निर्मला सीतारमण जी हैं, जो आज के समय में बेचारा मध्यम वर्गीय परिवार जो है रोड पे है। और मैं आपको बता दूं शिक्षा का वो हालत है, हम लोग विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले लोग रहे हैं मैडम, 2001 से लेकर के मैं 7 तक यूनिवर्सिटी में रहा इलाहाबाद में, जो फीस जो है 700-800 रुपए होती थी, 1000 रुपए होती थी, आज वो फीस 14-15 रुपए हो गई। इन लोगों ने कहां से कहां पहुंचा दिया। ये नहीं चाहते गरीब का बच्चा पढ़े, पिछड़ा बच्चा पढ़े, दलित का बच्चा पढ़े, जो गरीब है जनरल में उनके बच्चे पढ़े। चंचल जी आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे पहली बार आपकी सरकार उत्तर प्रदेश में आएगी, इससे पहले आई नहीं है, और कभी ये स्थितियां उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने देखी नहीं है। और समाजवादी पार्टी की सरकार हम लोगों ने काम किया है मैडम। मीना जी अगर आप मुझे समय दे दो मैं बता दूं क्या क्या काम किया है विश्वविद्यालयों में। आप विश्वास नहीं करोगे, जब मैं एमबीए करने गया मैडम, 10 सेकंड में, जब मैं एमबीए करने गया, अब 2007 से 9 में एमबीए किया मैंने, आप विश्वास नहीं करो, हम पिछड़े समाज के बच्चे और गरीब परिवार के बच्चे थे, किसान परिवार के बच्चे थे, जब पढ़ने गए तो बच्चों के हाथ में, बड़े लोगों के बच्चों के हाथ में लैपटॉप देखते थे तो सोचते थे काश हमारे हाथ में लैपटॉप आ जाए। आप इमेजिन कर सकते हो। और उसके बाद 2012 में जब अखिलेश यादव सरकार बनी, उन्होंने उस गरीब झोपड़ी में रहने वाले व्यक्ति के हाथ में लैपटॉप पहुंचाने का काम किया। और आप एक तो काम छोड़ दो, आप शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम बात करें, आपको एक बात बता दूं, आपको शायद पल्लवी जी करेक्ट कर लीजिएगा, मैं चैलेंज कर रहा हूं, आप 2 विश्वविद्यालय सपा शासन में, एक जो है इलाहाबाद के अंदर और दूसरा सिद्धार्थनगर के अंदर, तो राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय बनाए गए, लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 2 विश्वविद्यालय बनाए, एक आपके जो है आजमगढ़ में, जिसकी जमीन हम लोगों ने एक्वायर करी थी, बाबा ने केवल स्टार्ट किया उसको। इसके बाद दूसरा विश्वविद्यालय एक जो है अलीगढ़ में कोई बना है, दोनों को राज्य वित्त हटा दिया कि भैया विश्वविद्यालय अपने से इनकम जनरेट करेगा, अपने से वसूली करेगा और वो पैसा जनरेट करके अपने खर्चे निकालेगा। आप बताओ क्या गरीब का बच्चा पढ़ पाएगा वहां पे? अब दिक्कत ये है, अभी जब कोई डिग्री की बात कर लेता है, भाई जब पढ़ा लिखा शासक होगा तो निश्चित तौर से गरीबों के लिए बात करेगा। 10 सेकंड बोल के आप 4 मिनट बोलते रहे हैं, आपको मालूम है। इसलिए देखिए चंचल जी लैपटॉप के बारे में बोल रहे थे, शायद वो लैपटॉप घोटाला भूल गए। लिखा हुआ था, आपको पता है आपके आदरणीय बाबा जी ने कहा था हम लैपटॉप के साथ एक जीबी डेटा भी देंगे, सब खा गए। मैं अभी कोई नई पैदा हुई हूँ, आपका राज भी हमने देखा है, समाजवादी पार्टी ही थी पहले। लैपटॉप के समय पे क्या हुआ था कि बाकायदा नाम लिखा हुआ, इनको लैपटॉप मिला, इनको लैपटॉप, पूछने जाओगे लैपटॉप उनको नहीं मिला। लैपटॉप एक आदमी के पास पूरा बंडल का बंडल है जो बेचे जा रहे हैं। अरे मैडम अभी भी दिखता है लोगों के पास लैपटॉप, बांटे हुए 10 साल हो गए। किया होगा संजय जी पहले सुन लीजिए, यदि आप बोलते हैं ना, लिसनिंग पावर भी अच्छी रखिए प्लीज, मेरी बहुत अच्छी है, मैं बहुत ध्यान से सुनती हूँ, ठीक है। आपने बोला कि सबसे पहला तो यही लैपटॉप वाला, आपने बताया बहुत अच्छे काम के, नकल भी आप ही के टाइम पे इंट्रोड्यूस हुई है, वो ओपन बुक जिसे कहते हैं ना, ओपन बुक पॉलिसी, किताब खोलो नकल करो, ये भी आपके समय पे इंट्रोड्यूस हुआ। इसके बाद पैसा देके नौकरी पाओ, ये भी उसी समय पे बहुत चला था। और यदि बहुत अच्छा आपने काम किया होता तो आपको जनता जो है नकारती नहीं।
यदि आपने इतने बढ़िया तरीके से काम किए हुए थे, कोई घोटाला नहीं हुआ था, कोई दंगे नहीं हुए थे आपके साथ। अरे आपके समय पे 800 से ज्यादा दंगे हुए। आपने दंगों की बात की कि दंगे हो रहे हैं। आपको पता है कि संभल में दंगों का इतिहास बहुत पुराना है। आजादी के समय से वहां दंगे हो रहे हैं। और 1978 की यदि बात की जाए तो उसमें दंगे हुए थे जिसमें 184 लोगों की एक साथ हत्या हुई थी। उसके बाद से वहां पे पलायन हुआ था। तो दंगों का आप ये ना बताइए कि आप बोल रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी के समय पे, इस समय पे तो कानून व्यवस्था ऐसी है कि यदि आप परसेंटेज में भी जाए, एनसीआरबी का आंकड़ा भी उठा के देख लेंगे तो 97% दंगों में कमी आई है। इसके बाद आपने बोला कि पीडीए की बात करती है, भारतीय जनता पार्टी सबकी बात करती है। अरे मैडम, मणिपुर माथे पे देश का कलंक हो गया है, उसके बारे में बोल दीजिए। तुष्टीकरण करने का काम आप लोग करते हैं। आप बता रहे हैं आपके समय में, अरे मेडिकल कॉलेज में मैं भी बहुत लोगों को भर्ती करा रही हूँ बहुत दिनों से, और क्या हालत पहले बता दो आप कौन से कॉलेज में भर्ती करा रहे हो आप? लखनऊ के अंदर कहीं बताओ तो भर्ती करा रहे हो, बता दो। मैं देखता हूँ भाजपा कार्यकर्ताओं को बेचारे भर्ती नहीं करा पाते हैं। मैं मदद करता हूँ भाजपा नेताओं की भी मैडम, बहुत अच्छी बात मैं मदद करता हूँ। भाजपा और कई सारे भाजपा के नेता आते मिलते रहते बराबर। पहले आप एक इंसान है। आप झूठ बोल रही है ना, मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपको बीच में। मैंने बोला कि 2 विश्वविद्यालय बनाए गए जो राज्य वित्त पोषित सपा शासन में बनाए गए, शासन द्वारा उनकी जो है फंडिंग हो रही थी। भारतीय जनता पार्टी की सपोर्टर है, समाजवादी पार्टी की सपोर्टर है। यदि कोई इंसान बीमार है उसको भर्ती कराने की जिम्मेदारी, यदि आपके पास पावर है आप कराइए। आप ये नहीं बोलेंगे कि हम भारतीय जनता पार्टी को उलझिए मत, आप लोग उलझिए मत। अरे आप कहीं 50 बेड का अस्पताल बनाया आपने कहीं पे? जितना शांति से बाकी लोग आपको सुनते हैं, लोगों का नॉर्मली इलाज हो रहा है। और अब 60 वर्ष या उससे ऊपर के लोग आयुष्मान कार्ड के उसमें आ गए हैं, दायरे में आ गए, जो किसी भी वर्ग के हैं। तो मैं आपकी बातों का एक आंसर दे रही हूँ। और आप तानाशाही की बात करते हैं, शायद आप इमरजेंसी का समय भूल गए। तानाशाही तो उसे कहते थे कि आप एक शब्द अपने सरकार के अगेंस्ट बोल ही नहीं सकते हैं, जो भी होगा वो जेल में जाएगा। तानाशाही का आप सही मतलब नहीं बता पाते हैं। तो आप इस चीज को देखें कि किस तरीके से। और रिजर्वेशन की बात आप कर रहे हैं, रिजर्वेशन का सबसे ज्यादा यदि किसी ने विरोध किया है कांग्रेस पार्टी ने किया है। राजीव गांधी जी बोलते थे रिजर्वेशन देना मतलब बेवकूफों को आगे बढ़ाना, ये उन्होंने बोला था। तो आप पहले देख लें, अपना देखें आप लोगों ने क्या किया है जिसकी वजह से जनता ने आपको नकारा है। आपने गिनाया, आपने बताया, आपने बहुत काम किया, चंचल बहुत काम भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया होता तो उसको दोबारा नहीं लेके आती। और यदि समाजवादी पार्टी ने बहुत अच्छा काम किया होता तो बिल्कुल ऐसा नहीं होता कि उसको जनता रिपीट नहीं करती। और आपने इसका वो तो बहुत ही नॉर्मल है कि आप ये बोलोगे ही कि हमारे समर्थकों के नाम हटा दिए गए, ईवीएम से छेड़छाड़ हुई। देखिए बहुत सारे मेरे घर में या के नाम नहीं, तो ये तो कोई मतलब। पल्लवी जी प्लीज सुनिए, मेरी बात सुनिए। हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो विषय एग्जैक्टली मीना जी, ये विषय तो नहीं हुई। 2027 के चुनाव की तैयारी उत्तर प्रदेश में शुरू हो चुकी है। विपक्ष के शंखनाद से आपकी बीजेपी की तैयारी पर कितना असर पड़ रहा है? आप सीधे सीधे मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए, कहीं मत उलझाइए। मीना जी, मैंने सबसे पहले आपको इसी बात का आंसर दिया कि हमारा मेन जो फोकस है वो है जनता। हमारा संवाद जनता से, हमें फर्क नहीं पड़ता कि समाजवादी पार्टी की क्या तैयारी है, कांग्रेस पार्टी की क्या तैयारी है। इनकी तैयारियां अलग है या साथ है उसका भी कोई श्योरिटी नहीं है, वो डिसाइड करेंगे। अभी अलग ही हैं, जो कोई इंडी गठबंधन या कोई भी इनका परिवार नहीं है इस समय, तो वो देखेंगे। हमें अपनी तैयारी देखनी है और हमारी तैयारी कितनी मजबूत है, हम जनता के बीच में कितना जा रहे हैं, उसको आप पूछेंगे तो बिल्कुल हम अपने यदि 2024 से आप कंपैरिजन रखेंगे, बिल्कुल हम उससे बहुत आगे निकल चुके हैं। हम जनता से जाके संवाद कर रहे हैं और हमारी तैयारी 2027 की बहुत अच्छी है, जो बहुत अच्छी चल रही है। डॉक्टर सुधा मिश्रा, ठीक है डॉक्टर सुधा मिश्रा, ये जो बीजेपी की अच्छी तैयारी है यही तो विपक्ष की परेशानी है। इसलिए पल्लवी जी की बात को हम एज इट इज मान लेते हैं कि पल्लवी जी की यानी बीजेपी की यानी सत्तारूढ़ दल की तैयारी जबरदस्त है। और इस जबरदस्त तैयारी से मुकाबला करने के लिए ही विपक्ष जबरदस्त ढंग से आक्रामक तेवर अपनाना चाहता है। और इसलिए पीडीए का जो फॉर्मूला अखिलेश यादव कांग्रेस पार्टी के साथ आगे बढ़ाने का प्रयास उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में डॉक्टर सुधा मिश्रा, जो चुनाव हुए हरियाणा के, जम्मू कश्मीर के, यहाँ के राज्यों में जिस तरह से
इंडिया गठबंधन के ये दो प्रमुख दल और खास करके दो युवा चेहरे जो हैं, इन दोनों के बीच में जिस तरह की टसल की बातें आई, क्या पीडीए का ये जो पूरा फॉर्मूला उत्तर प्रदेश में आप आजमाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें वो टसल या दोनों के बीच गतिरोध बीच बीच में पंक्चर का काम करेंगे? नहीं, देखिए मीना जी, गतिरोध और मतभेद दो अलग चीजें हैं, लेकिन मनभेद है कि नहीं, ये बड़ा प्रश्न होना चाहिए। हमने स्टार्टिंग में अपनी बात जब शुरू की थी तो हमने कहा था कि जिनसे हमारी लड़ाई है, पल्लवी जी बहुत विद्वत प्रबुद्ध लोगों में आती हैं, 4 लाइनें बोलूंगी, उनसे पूछूंगी किसने कहा है, इनको जानकारी होनी चाहिए कि जो कल थे वो आज नहीं है, जो आज है वो कल नहीं रहेंगे, होने न होने का क्रम इसी तरह चलता रहेगा, हम हैं, हम रहेंगे, ये भ्रम भी सदा पलता रहेगा। ये उस व्यक्ति ने कहा था जो कभी इस देश में कुछ लोगों को राजधर्म सिखाने की बात कर रहा था। उसी पार्टी से आती है ये। उसके बावजूद झूठ का लोथड़ा लेके जो ये लोग घूमते हैं, जो लबादा ओढ़ के घूमते हैं और जो बातें करते हैं, मैं तो अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित करती हूँ, सड़क पे आइए ना प्रधानमंत्री जी, लोगों से मिलिए ना, कांटीले तारों में उस तरफ बच्चों को खड़ा करके नहीं, अपने साथ में इस देश के उन सर्वहारा बच्चों के साथ बिना कटीले तारों के आइए, चलिए ना कुछ देर हमारे साथ, आइए ना यात्रा में। आपको बहुत दिक्कत है सब चीजों से, आपको 70 सालों से दिक्कत है, 75 सालों से दिक्कत है, आपको हर चीज से दिक्कत है। प्रधानमंत्री जी अपने कुर्ते की किरिच को मिटाने के लिए सड़कों पे उतरिए ना, हमको भी अच्छा लगेगा हमारे देश का प्रधानमंत्री सर्व के साथ खड़ा हुआ है। बुलाइए ना, हम तो निमंत्रित कर रहे हैं, आमंत्रित कर रहे हैं इस देश के उस प्रथम व्यक्ति को जो हमारे हित में काम करने के लिए लगातार कहता है, और वही देश का हमारा जो सर प्रमुख है वही कहता है कि 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहा हूं। न जाने किस बात की इन लोगों को इतना घमंड है, किस बात का गर्व है, जिस देश के 140 करोड़ जनसंख्या में 80 करोड़ लोग 5 किलो के अनाज पे पल रहे हों। शर्मिंदगी नहीं आती है क्या? नावेश शिको जी, डॉक्टर सुधा मिश्रा, चंचल कुमार, पल्लवी सिंह, इन तीनों प्रवक्ताओं को सुनने के बाद आपको समझ में आ रहा है कि 2027 की लड़ाई लड़ने वाले सिपाही हैं सारे के सारे? जी देखिए, लड़ाई तो बड़ी सख्त है और बहुत जबरदस्त है, और इसके लिए युद्ध स्तर पे कोई भी दल, कोई भी गठबंधन जो काम करेगा वो कहीं ना कहीं विजय के रास्ते पे चल पाएगा। अब दोनों जो अलग अलग गठबंधन है उनकी अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को ये तय करना पड़ेगा कि आखिर भाजपा को किस मुद्दे पर चलना है। भारतीय जनता पार्टी की बहुत सारी ताकत है, आज की तारीख में उनको तैयारी की उसमें कोई कमी नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी चुनावी तैयारी करती है, और आज की तारीख में डबल इंजन की सरकार है और खूब प्रचार का उनके पास बजट है। कुंभ होगा तो भी भाजपा प्रचार करेगी, दीपावली होगी तब भी भाजपा का प्रचार होगा, और उनके पास में सत्ता है, और उनके पास कैडर है, और उनके पास मेहनती लोग हैं, उनके पास संघ है। उनसे मुकाबला करने के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को किस तरीके से अपनी केमिस्ट्री बनानी है ये तय करना पड़ेगा। आज भाजपा के साथ एक संकट है, उसको कैसे भुनाते हैं ये लोग? क्या संकट? भाजपा की उत्तर प्रदेश से एक धारा निकलती है, एक विजय की धारा निकलती है, वो है हिंदुत्व। और हिंदुत्व एक तरफ, हिंदुत्व से पॉलिश होती है भाजपा की, रास्ते तय होते हैं, तमाम वो बातें विकास की भी करते हैं और है भी, लॉ एंड ऑर्डर की भी बात करते हैं। मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा हूं कि हिंदुत्व की बात करते हैं या हिंदुत्व ही उनके पास है, लेकिन हिंदुत्व उनके पास एक बड़ा हथियार है जिससे वो सफलता के रास्ते पर चलते हैं और जाति की राजनीति को तोड़ते हैं। लेकिन आज एक बड़ा संकट खड़ा हो गया, अंबेडकर का मुद्दा उठा, संविधान का मुद्दा उठा, अंबेडकर का चेहरा पूरी देश की राजनीति में सामने आ गया। वो एक छोटी सी चूक थी या जो भी कहा जाए अमित शाह जी की, उसके बाद ये मामला और भी उभरा। अब अगर अंबेडकर जी को लेकर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय लेवल पे, तो हिंदुत्व की धार मुड़ जाएगी खुद ब खुद, क्योंकि हिंदुत्व और अंबेडकर को साथ में लेकर नहीं चला जा सकता है, ये बात तय है। क्योंकि अंबेडकर जी की विचारधारा, उनका संविधान और उनके जितना भी मार्गदर्शन रहा इस देश के लिए, वो किसी धर्म विशेष की धारा को आगे बढ़ाना नहीं रहा। वो संविधान हमारा सिर्फ धर्मनिरपेक्ष की बात करता है, किसी भी सरकार में किसी भी धर्म को आगे बढ़ाने की इजाजत नहीं देता। और अगर अंबेडकर का डैमेज कंट्रोल भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है
यानी अम्बेडकर वादियों को नाराज ना हो, उनका पूरा सम्मान है, उनको पूरा स्थान मिलेगा, ये बात कहना ज्यादा शुरू करेगी तो हिंदुत्व की धार मुड़ जाएगी। ये डिसबैलेंस जो है इसको कैश समाजवादी पार्टी और कांग्रेस कैसे करेगी अभी तो नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग है ही नहीं कुछ। आपको आपका टेलीविजन इस बात का गवाह है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के प्रवक्ता एक दूसरे को गाली देते हैं अक्सर बात बात में। कितने ज्वाइंट प्रदर्शन किए उन्होंने, ठीक है, ये बात सही है, महंगाई है, बेरोजगारी है, स्वास्थ्य की समस्या है, शिक्षा की बहुत समस्या है। कभी किसी ने आज सर्वे करने की बात नहीं कही। सरकारी अस्पतालों का सर्वे करिए, सरकारी स्कूलों का सर्वे करिए, प्राइवेट स्कूलों का सर्वे करिए, बहुत बदहाली है, बेरोजगारी और महंगाई भी है। इस मुद्दे को उठाया भी जा रहा है ट्वीट और बयानों में, और सामाजिक लड़ाई भी अपने आप में मुद्दा बड़ा इस देश में है, ये सब उठा रहे हैं। अखिलेश जी भी, समाजवादी पार्टी भी, महंगाई की समस्या, सामाजिक न्याय की समस्या के लिए आज इस गठबंधन के दोनों दल उत्तर प्रदेश की जमीन पर कितने धरने प्रदर्शन कर चुके हैं। हम कह रहे हैं 10 लोग ही बैठ जाते कि 4 कांग्रेस के और 6 समाजवादी पार्टी के। आप जमीन पर कर क्या रहे हो भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए, जब भारतीय जनता पार्टी में कमजोरियां आपको दिख भी रही हैं, एंटी इनकम्बेंसी दिख भी रही है, लोग सताए जा रहे हैं महंगाई से, बेरोजगारी से, सामाजिक। आपने ज्वाइंट एफर्ट्स आपके क्या है, आप पूछिए इस वक्त समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की प्रवक्ता बैठी हुई है, आपने इसीलिए मेरा सवाल था आपसे, इसीलिए मेरा ये सवाल था कि तीनों प्रवक्ताओं को सुनने के बाद आपको लगता है कि ये सिपाही उस मजबूती से उस जंग को लड़ पाएंगे जो उत्तर प्रदेश की सियासत को, उत्तर प्रदेश के किले को जीतने के लिए जरूरी है? क्योंकि इनके तर्कों के जो तीर हैं वो उतने तीखे हैं नहीं, उतने घाव नहीं कर पा रहे जितने विपक्ष के खाते में जाने चाहिए, वो किसी भी पक्ष की तरफ से किए जाए। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर पीडीए का नारा के साथ ही कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में अब 2027 की तैयारी शुरू कर चुकी है। योगी आदित्यनाथ की सरकार को चुनौती देने के लिए विपक्ष एकजुट कितना रह पाएगा ये भविष्य के गर्भ में है। वहीं सत्ता पक्ष भी यानी योगी आदित्यनाथ और उनके खिलाफ की लॉबी कितना एक साथ चल पाएगी वो भी बीजेपी के लिए चुनौती है। कुल मिलाकर बड़ा दिलचस्प चुनाव होगा। 2027 अभी दूर है, लेकिन 25 की आहट के साथ ही 27 की तैयारी राजनीतिक दलों ने उत्तर प्रदेश में शुरू कर दी है। न्यूज़ 24 पर अभी मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।